हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बताएंगे आप लोग ठीक हैं। एक दिन क्लास नहीं चल पाई, कुछ समस्याएं, व्यक्तिगत समस्या चल रही है बेटा, इसमें परेशान मत होइएगा, मैं कोर्स पूरा करूंगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग एक विशेष शिक्षा के विषय में बात करने वाले हैं। देखो, मैंने बताया था प्रारंभिक शिक्षा जो है, सबसे पहले शिक्षा की जो प्रारंभ है वो वैदिक कालीन शिक्षा से हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग तीन शिक्षा की बात किया है, एक वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन और वर्तमान शिक्षा, ठीक है। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यह किस प्रकार से आई, इसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिक्षा का प्रारंभ आज से लगभग 5000 से 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो 4000-5000 वर्ष भारत में शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। जिसमें इसका मतलब एक व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ। मतलब इसका एक व्यवस्थित अध्ययन का मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग से वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो मानी जाती है बेटा, ये तो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। ऐसे 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन शिक्षा मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऐसे शिक्षा के अंतर्गत विद्या प्रारंभ करने की जो आयु बताई गई है, थोड़ा हम इसको आपको पहले समझा दें, उसके बाद हम वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में चर्चा करें। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्या प्रारंभ करने की जो आयु है वैदिक कालीन शिक्षा बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष से वैदिक कालीन शिक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और क्षेत्रीय हेतु 11 वर्ष, वैश्य हेतु 12 वर्ष, और शूद्रों के लिए वैदिक काल में शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, ऐसा बताया जाता है विद्वानों द्वारा, ठीक है। कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो वो 8 वर्ष से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, और कोई अगर क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति है तो 11 वर्ष से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर कोई शूद्र वर्ग का या वैश्य वर्ग का व्यक्ति है तो वो 12 वर्ष से शिक्षा ग्रहण कर सकते, लेकिन शूद्रों के लिए ऐसी शिक्षा में कोई स्थान नहीं था, ठीक है। ये कौन कहता है? वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। बहुत विद्वानों को मानना है कि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात को स्वीकार की जाती है, अतः इस इतिहासकार द्वारा इस काल को ही वैदिक काल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल से हमारे देश में समृद्ध शिक्षा का विकास हुआ। मतलब अगर बात किया जाए हमारे देश में समृद्ध शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा का विकास कब से हुआ है बेटा? तो वैदिक काल से हुआ। बाकी शिक्षा तो हमारे देश में लगभग 4000 से 5000 पूर्व पहले की बात थी, है ना, लेकिन कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, ठीक है। लेकिन वैदिक काल से हमारे देश में समृद्ध शिक्षा का विकास हुआ, और भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों की वर्चस्व की बात स्वीकार कर ली गई, ठीक है। मतलब वेदों की वर्चस्व की बात का मतलब होता है कि इस काल के अंतर्गत जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी वैदिक कालीन शिक्षा मानी गई, ठीक है। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। मतलब जो आपका 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल होता है, कभी कभी विकल्प में यही पूछ लेता है वैदिक कालीन शिक्षा का काल है, तो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन शिक्षा मानी जाती है, जिसे इतिहासकारों ने वैदिक काल मान लिया है, ठीक है। तो वैदिक कालीन शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा थी बेटा, ये शिक्षा ये माना जाता था कि ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त की जाए, ठीक है। मतलब इस शिक्षा पर, वैदिक कालीन शिक्षा पर किसका आधिपत्य था? ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ठीक है। जिसे कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा भी कहते थे, ठीक है। ब्राह्मणी शिक्षा कहते थे मतलब उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो जाने से, है ना, एक छत्र अधिकार का मतलब होता है इस पर शिक्षा पर और किसी का कोई आधिपत्य न रह जाए, सारी शिक्षा ब्राह्मणों द्वारा दी जाए और उनके द्वारा प्राप्त की जाए, ऐसी बात कही गई। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ऐसी शिक्षा को अनेक विद्वानों ने
क्या कहा, ब्राह्मणी शिक्षा का नाम दिया। ठीक है, किस शिक्षा का नाम दिया बेटा, ब्राह्मणी शिक्षा का नाम दिया। तथा कुछ विद्वानों ने हिंदू शिक्षा का भी अंग मानते हैं या देते हैं। कुछ विद्वान इसको हिंदू शिक्षा का भी अंग देते हैं, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, यह शिक्षा प्रणाली हिंदुओं द्वारा विकसित की गई थी, इसलिए ऐसी शिक्षा को कुछ विद्वान हिंदू शिक्षा के नाम से जानते हैं और इस पूरी प्रणाली को हिंदू शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेगा हिंदू शिक्षा प्रणाली क्या होती है, तो वैदिक कालीन शिक्षा को ही हिंदू शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने का यह मानना है कि वैदिक कालीन शिक्षा की शुरुआत हिंदुओं से हुई है। ठीक है, और ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली क्या होती है, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षा को ही ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्वानों का मानना है कि ऐसे शिक्षा में ब्राह्मणों का आधिपत्य था, ब्राह्मणों का अधिकार था, उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी और ग्रहण की जाती थी। ठीक है, इसलिए इस शिक्षा को विद्वानों ने क्या किया, ब्राह्मणी शिक्षा नाम दिया और ऐसी प्रणाली को ही, ये जिस प्रणाली पर, जिस सिस्टम पर शिक्षा ग्रहण की गई उसको वैदिक कालीन मतलब ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहा गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा परंतु हमारी जो दृष्टि से इसे समन्वित रूप में वैदिक कालीन शिक्षा माना जाने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर शिक्षा का जो बात है वो हमेशा वेदों से होती है। ठीक है, इसमें शिक्षा जो ग्रहण की गई है किससे की गई बेटा, वेदों से की गई। तो इसके अर्थ को अगर समझें, इस वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो वैदिक कालीन शिक्षा में वेदिक अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है वो है ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति। क्या है बेटा, वैदिक कालीन शिक्षा में, वैदिक मतलब वेद है ना, वैदिक कालीन वेद से बना हुआ है। हाँ, इसको गुरुकुल शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, वेदों के अनुसार शिक्षा का जो अर्थ माना जाता है बेटा, वो ज्ञान प्राप्त करना या विद्या की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, वेदों के आधार पर शिक्षा का ज्ञान आत्मा तथा ब्रह्म की खोज से है ना। क्या कहा वेदों में, क्या कहा गया, वेदों में शिक्षा का मतलब ब्रह्म की खोज, ईश्वर की प्राप्ति जैसे कहा गया, ऐसी शिक्षा में ये कहा गया है, ऐसी शिक्षा में जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो ईश्वर का वरदान होता है। ठीक है, हम नॉर्मल शिक्षक नहीं बन सकते, जो ईश्वर के वरदान पाता वही शिक्षा गुरु बन सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर शिक्षक क्या मतलब बताया गया कि किसकी, ब्रह्म की खोज करने से। तो ऐसे जब गुरुओं से हम शिक्षा पाते थे तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, इसका मिलन परमात्मा से हुआ करता था। मोक्ष की प्राप्ति मतलब क्या, ब्रह्म की प्राप्ति मतलब ब्रह्म से, भगवान विष्णु से, अन्य देवी देवताओं से हमारे अपनी आत्मा का मिलन होता था, तो उनसे हमको कोई न कुछ आशीर्वाद मिला करते थे। ये शिक्षा कहाँ शुरू हुई थी, वैदिक कालीन शिक्षा में शुरू हुई थी। इसलिए वेदों में बताया गया, वेदों में शिक्षा का अर्थ होता है ब्रह्म की खोज करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, विद्या की खोज करना। ठीक है, कहाँ बताया गया है, ऐसे वैदिक वेदों में बताया गया है, वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, इसमें शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति व आत्मबोध से है। मतलब इसमें वेदों में ये बताया गया, शिक्षा का मतलब अपने आप को संतुष्टि देना, आत्मबोध करना, अपने आप से अंडरस्टैंडिंग करना, ब्रह्म की खोज करना, आत्म संयम जान लीजिए। ठीक है, ये शिक्षा का अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, वेदिक अनुसार ये भी बताया गया है, शिक्षा पूर्णता तक पहुंचने का सदमार्ग है। मतलब पूर्णता तक पहुंचने का सदमार्ग है, मतलब एक ही ऐसा मार्ग है, मतलब शिक्षा जो हम अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये किस में बताया गया है, वैदिक कालीन शिक्षा में वेदों के अनुसार बताया गया है। ठीक है, ऐसे वेदों को समस्त ज्ञान का कोष माना जाता है। भाई वेद जो होते हैं वो समस्त ज्ञान का कोष माने जाते हैं। इसलिए जो प्राचीन शिक्षा है बेटा, इसका उदय वेदों से हुआ है। प्राचीन शिक्षा का उदय किससे हुआ बेटा, वेदों से हुआ है। चारों वेद में से कौन कौन होता है, सबसे पहला है ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। मतलब
कहा क्या कहा भाई, प्राचीन जो शिक्षा है इसका उदय वेदों से हुआ है, क्योंकि शिक्षा वेदों का कोष मानी जाती है। अगर शिक्षा है तो वहाँ पर वेद कहीं ना कहीं अपने अपने द्वारा कुछ न कुछ नियम कानून बनाकर उन वेदों से संबंधित ज्ञान को प्राप्ति करना माना है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ही भारतीय जीवन के स्रोत हैं। मतलब अगर कहने का मतलब ये है, अगर भारत में वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार अगर भारत में जीवन बिताना है, जीवन का सत्य, जीवन की सच्चाई का दर्शन करना है, पूर्णता तक पहुंचना है, तो वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आप इसमें से ऋग्वेद को आदि वेद के रूप में स्वीकार किया है। मतलब जो ऋग्वेद है बेटा उसको आदि वेदों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें जो मुख्यतः ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। मतलब ऋग्वेद क्या करता है, ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। ठीक है, ज्ञान कांड की व्याख्या करता है। इसमें ऋचाओं द्वारा मनुष्य जीवन के चारों आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास का विस्तार से वर्णन किया गया। ब्रह्मचर्य का मतलब ईश्वर को मानना। ठीक है, गृहस्थ मतलब अपने घर से जुड़कर घर के माता पिता आदि का मान सम्मान करना। ठीक है, वानप्रस्थ मतलब अगर आप बाहरी लोगों को समाज से अपने से जोड़कर रखना। वानप्रस्थ मतलब वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है बेटा, संन्यास। संन्यास क्या होता है भाई, संन्यास ले लेना, सब कुछ काम दाम सब छोड़कर आत्म संयम की भावना रखना। ये कहाँ बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पर ज्ञान की बात की जाए बेटा तो वेद ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेदों में बताया गया है, वेदों में बताया गया, क्या बताया गया है भाई, वेदों में मतलब वैदिक कालीन में, थोड़ा सा आपको मैं इधर व्याख्या करने जा रहा हूँ, समझिएगा। वैदिक काल में जीवन को दो भागों में माना है। ठीक है, वैदिक काल में तो जो जीवन बताया गया है बेटा वो दो भाग में बताया गया है। ठीक है, जीवन में मतलब वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार से बताया गया है। जीवन को दो प्रकार, एक परा, ठीक है, एक परा बताया गया है, दूसरा अपरा बताया गया है। परा और अपरा। ठीक है, कहाँ बताया गया है, वैदिक। अब क्वेश्चन ये बनता है, वैदिक काल में जीवन को कितने प्रकार से इंगित किया गया है, दो प्रकार से, एक परा और एक अपरा। ठीक है, जिसमें परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना। परा का मतलब क्या होता है बेटा, परा का मतलब क्या होता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। ठीक है, ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या का बोध करना है। ठीक है, मतलब परा का, जीवन में परा का क्या अर्थ है, ज्ञान सब कुछ है, कर्म सब कुछ है, उपासना सब कुछ होती है। इसके माध्यम से ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, हम सब क्या हैं, झूठे हैं। जगत में जो है सब झूठा, लेकिन सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। कौन कहता है, वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। इसलिए ब्रह्म का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भगवान को देखिए, ईश्वर के सर्वेश्वर मानिए और उनके द्वारा दिए गए गुरुओं का आदर करिए और ऐसे गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करिए जिससे आपको मोक्ष तक पहुंचाए और आपके जीवन को आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, तभी सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। ये कौन कहता है, वैदिक कालीन शिक्षा कहती है। जीवन को कितने भागों में बांटा गया, परा और अपरा। परा में क्या बताया गया कि ज्ञान से, कर्म से, उपासना से यह बोध करना कि सत्य ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ही क्या है, सत्य है, ब्रह्मचर्य सत्य। क्या बोला गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। बोला गया है, इसमें बताया गया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, लेकिन जगत में, संसार में रहने वाले सब झूठे हैं। ठीक है, ये कैसे, कौन कहता है, जीवन का एक भाग परा कहता है। लेकिन अपरा क्या है भाई, अपरा का मतलब होता है समाज विद्या, अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था। ठीक है, समाज विद्या,
समाज विद्या अथवा समाज विद्या अथवा अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से, अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से। तो आप का मतलब बेटा क्या है, समाज को अपने आप से जोड़कर क्या करना, मतलब क्या होता है उसके लौकिक स्वरूप। लौकिक स्वरूप का मतलब होता है जिसमें संसार के समस्त लोगों को अपने आप से जोड़कर क्या करना, विद्या ग्रहण करना। ठीक है, इसमें जो परा शब्द है, परा शब्द में धर्म जाति आदि सबको जोड़कर रखा है अपरा में, लेकिन परा में केवल आपके पास ज्ञान है, कर्म है और उपासना है। तो आप ब्रह्म को सत्य मानिए और जगत को मिथ्या मानिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैदिक काल में जीवन को दो भागों में बांटा गया बेटा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। वैदिक कालीन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। मतलब आपके अंतर्गत शारीरिक विकास हो भाई, सबसे पहले शारीरिक विकास, उसके बाद शारीरिक विकास मतलब हाथ पैर आदि सब अच्छे से विकसित हों और सही स्थान पे सही कार्य करें। ठीक है, नैतिक विकास आपके अंतर्गत अपने बड़ों से मान सम्मान आदर सत्कार के बात करने का बोध होना चाहिए। और बौद्धिक विकास सोच विचार के हर पुराने या नए तरीके से अपने आप को समायोजित कर लेना, ये आपके अंदर बौद्धिक विकास होना चाहिए। और आध्यात्मिक का मतलब होता है आपके अंतर्गत नम्रता की भावना, आत्मसंयम की भावना, किसी की बात को बर्दाश्त करने की, ये आध्यात्मिक शक्तियों का क्या करना, विकास करना। इनके विकास द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। ये किसका उद्देश्य है, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य। बोलिए समझ में आया। चलिए अब इसकी हम विशेषताओं को समझ लेते हैं। अब वैदिक कालीन शिक्षा समझ में आ गई होगी बेटा। वैदिक कालीन शिक्षा पूर्ण रूप से ऐसी शिक्षा है जो एकात्मक शिक्षा है, जिसमें गुरु सर्वे सर्वा होता है और वो अपने घर पे बुलाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करता है। और इसे शिक्षा इसलिए देता है जिससे इसमें कोई भी शिक्षा कह सकते हैं कि किसी विषय पर आधारित नहीं होती, सब व्यवहारिक शिक्षा होती है, जिसमें बालक अपनी शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के द्वारा अपने आप को मोक्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला है वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। इस काल में शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब इस काल में शिक्षा पर कोई राज नियंत्रण, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो किस काल में शिक्षा राज्य नियंत्रण से मुक्त थी, वैदिक काल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा लोगों का निजी कार्य था। किस काल में शिक्षा लोगों का निजी कार्य माना जाता था, वैदिक काल में। ठीक है, जिसका प्रबंधन ब्राह्मणों के अधीन था, मतलब निजी था, शिक्षा का क्षेत्र निजी था। ठीक है, निजी कार्य था और इस पर प्रबंधन जो व्यवस्था जो थी वो ब्राह्मण लोग किया करते थे। ठीक है, जिन्हें राजा या धनी वर्ग स्वेच्छा से अनुदान देते हैं। मतलब ऐसे ब्राह्मणों को राजा वर्ग जो धनी वर्ग होते थे उनको स्वेच्छा से अनुदान देते थे और वो लोग जिसको कहते थे उसी को शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। ठीक है, इसमें शिक्षा निजी थी, मतलब जिसको कहा जाए वही शिक्षा ग्रहण कर सकता है और निःशुल्क थी, इसमें कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता था। ठीक है, शिक्षा का स्वरूप मुक्त का व्यक्तिगत था। मतलब इसमें जो शिक्षा का आकार प्रकार था, स्वरूप था, वो व्यक्तिगत था। जो टीचर चाहे, मतलब गुरु जिसको चाहता था उसको अपने घर पे बुलाकर व्यक्तिगत शिक्षा ग्रहण कराता था। ठीक है, तथा बालक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। मतलब जिसको शिक्षक चाहे उसको अपने घर पे बुलाए और उसको एक निश्चित अवधि में शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण करा देता था। ठीक है, शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक, मैंने भी बताया जो शिक्षा थी बेटा ये किसी विशेष पुस्तक पर आधारित नहीं थी, ये पूर्ण रूप से कैसी थी, व्यवहारिक शिक्षा थी। ठीक है, शिक्षा आवासीय ही भी बालक अपने घर से गुरु के घर पर नियत अवधि तक रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता था। मतलब इसमें शिक्षा क्या थी, आवासीय थी, जिसमें बालक अपने घर से गुरु के घर एक निश्चित अवधि तक रहकर शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता था।
ठीक है बेटा, तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये शिक्षा की वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा में जो वेदों का रूप था उसमें बताया गया कि कोई एक वेद हाथ अगर ज्ञान होता था, 2 वेद का ज्ञान होता था, उसके अंदर कौन सी शिक्षा विकसित होती है। तो यहाँ पर वेदों का ज्ञान बताया गया है। एक वेद का ज्ञाता स्नातक होता था, ठीक है। 2 वेद का ज्ञाता वशु होता था। जैसे आप लोग जानते नहीं, तमाम प्रकार की राशियां ये सब बताई जाती हैं, वही। 3 वेद का ज्ञाता रुद्र होता था और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य। तो ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, इसलिए पूछा जाता है। 1 वेद का ज्ञाता स्नातक माना जाता था, 2 वेद का ज्ञाता वशु माना जाता था, 3 वेद का ज्ञाता रुद्र माना जाता था और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपकी आज वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य पृष्ठभूमि, इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड और इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं। एक क्लास अभी वैदिक कालीन शिक्षा और पढ़ाएंगे जिसमें इसकी व्यवस्था बताई जाएगी और इसके क्या क्या दोष है ये बताए जाएंगे। उसके बाद हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे। तो ये 3 शिक्षा जो है इसको समाप्त कर लिया जाए तो आगे कोर्स बढ़ता रहेगा, ठीक है बेटा। तो धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स क्लियर करते रहिए, हम कभी भी किसी का नोट्स मांग सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।